नमस्कार। क्लास 12 अकाउंटेंसी अपना चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट सिखाया था। हम एनालिसिस कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट समझ ली थी। आज हम समझेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। तो उससे पहले हमको स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का फॉर्मेट समझना होगा कि स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनता कैसे है। हमने अपनी पिछली क्लास में आपको ये चीजें बताई भी थी और कहा भी था कि आप इसका फॉर्मेट अपनी नोटबुक में उतारोगे बुक के अंदर से। अभी हम समझ रहे हैं उसका फॉर्मेट बनता कैसे है, उसके अंदर क्या क्या वर्ड्स रहते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स रहते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका फॉर्मेट किस तरह से बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल है क्या, किस तरह से आपको तैयार करना है। सबसे पहले आप ऊपर लिखते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहो या नेट सेल्स कहो, एक ही बात होती है। आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद फिर आप स्टार्ट करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहो या नेट सेल्स, एक ही बात रहती है। समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के अंदर सबसे पहले आपने लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद आप इसमें ऐड करोगे अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर ऐड होता है अदर इनकम, जिससे आपके पास में आती है टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपने अदर इनकम ऐड कर लिया, जिससे आपके पास में आ गई टोटल रेवेन्यू। यहां से आपको लेस करना होता है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। सबसे पहले आता है मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड ये कैसे निकलता है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए, ये वैसे चैप्टर आपके 6 चैप्टर में ये सारे कंडीशन फॉर्मेट दे रखे थे, बट इस बार वो 6 चैप्टर आपके सिलेबस से हटाया है, इसलिए आपको पहले ये समझ पढ़ाया नहीं गया है। इसलिए हम वापस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके इस फॉर्मेट के अंदर अलग अलग पॉइंट्स को किस तरह से निकालना होता है। आप सबसे पहले लिखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऐड करोगे अदर इनकम, जिससे आपके पास में आएगा टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू में से लेस करना है आपको एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट आएगा मटेरियल कंज्यूम। अब आप मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालोगे, तो मटेरियल कंज्यूम के लिए आपके पास में सबसे पहले लिखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस करोगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट आएगा आपके पास में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देखिए, इसके बाद में आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपने लिख दिया रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। उसके बाद अब अपने बिजनेस के अंदर जब आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हो, तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो डायरेक्ट ही आपको परचेज करनी होती है। आप जब वस्तु बना रहे हो उस समय कुछ चीजें ऐसी होती है जो डायरेक्टली आपको खरीद के यू का यू एज इट इज, जैसे मान लीजिए आपने शर्ट बनाने का काम है, आपका कपड़े सिलने का, कपड़ा सिलने का काम कर रहे हो, आप शर्ट बना रहे हो, केवल आपकी कंपनी सिर्फ शर्ट बनाने का काम कर रही है। तो शर्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, कपड़ा लाना पड़ेगा। कपड़ा आपके लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आपका कपड़ा रॉ मटेरियल होगा। तो ये जो कैलकुलेशन की हमने, वो रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन की। आपने जितना भी कपड़ा खरीदा था, कितना आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, कितना क्लोजिंग है, उसका कैलकुलेशन करोगे तब आपको ये पता चलेगा मटेरियल कंज्यूम। एक आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है कुछ ऐसा गुड्स होगा जो डायरेक्ट यूज किया जाता है, डायरेक्टली यूज करते। जैसे ये बटन है, बटन लग रहे हैं, तो आपकी कंपनी बटन नहीं बना रही है, आपकी कंपनी तो सिर्फ शर्ट सी रही है। आपको तो कपड़ा खरीद के शर्ट तैयार करके लोगों तक पहुंचाना है, मार्केट तक लाना है। तो आपने बटन खरीद लिया, इसके अंदर जो आपको वो कैनवास खरीदना था, इस मतलब अलग अलग चीजें जो यूज करने लायक है। ये होता है स्टॉक इन ट्रेड, जो आप डायरेक्टली मार्केट से खरीदते हो और आप उसको उस गुड्स में यूज करते हो। तो हमारे पास सवाल में दे रखा होगा स्टॉक इन ट्रेड, आपने लिख दिया परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर आता है चेंज इन इन्वेंट्रीज।
चेंज इन इन्वेंट्रीज। देखिए चेंज इन इन्वेंट्रीज कैसे निकालना होता है, थोड़ा सा समझिएगा, इसकी कैलकुलेशन भी होती है। कैलकुलेशन होगी ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, स्टॉक इन ट्रेड एंड फिनिश गुड्स। आपके पास में मटेरियल अलग अलग प्रकार का होता है। पहला मटेरियल होगा आपके पास में रॉ मटेरियल। फर्स्ट आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मीन्स बिल्कुल कच्चा माल, जैसे ये कपड़ा है, आपने कपड़ा खरीदा, शर्ट बना रहे हो तो कपड़ा होगा आपके पास में, वो जो कपड़ा है वो आपका रॉ मटेरियल है। फिर आता है वर्क इन प्रोसेस। देखिए कुछ ऐसा माल है जो आपके प्रोसेस पर, जैसे आपने कपड़े का थान था उसमें से कट कर लिया है, एक शर्ट बनाने के लिए कट तो करना पड़ेगा, आपने कट करके रखा है, तो वो होता है वर्क इन प्रोसेस, जो अभी न तो फिनिश है न तो बनाया हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं है, ना वर्क रॉ मटेरियल है, उसे कहेंगे वर्क इन प्रोसेस। क्योंकि देखिए कोई भी चीज बनने में टाइम लगता है, ऐसा तो है नहीं कि हाथों हाथ आपने ले लिया और तुरंत ही आपका फिनिश गुड्स हो गया, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, उसके लिए टाइम लगता है। आप जब चीजें तैयार करते हो तो उसको बनाने में टाइम लगेगा, और जितना टाइम लग रहा है वो उस टाइम के दौरान आपके पास वो जो गुड्स अवेलेबल होगा उसे कहेंगे वर्क इन प्रोसेस। एक स्टॉक इन ट्रेड, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया ही है आपको, स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, तो जब कोई चीज तैयार करते हो तो उसके अंदर कुछ ऐसा आइटम लगता है जो हम डायरेक्ट मार्केट से खरीदते हैं, उसे हम बनाते नहीं हैं। और नेक्स्ट आता है फिनिश गुड्स, जो हमने तैयार कर लिया है उसको हम बोलेंगे फिनिश गुड्स। तो हमारे पास एक पॉइंट आता है चेंज इन इन्वेंट्रीज। हाउ टू कैलकुलेट द चेंज इन इन्वेंट्रीज? एक नॉर्मल फॉर्मूला रहता है या नॉर्मल प्रोसेस होता है, द ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, स्टॉक इन ट्रेड एंड फिनिश गुड्स। पहले लिखना है आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, स्टॉक इन ट्रेड एंड फिनिश गुड्स। यहां से आपको लेस करना होगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, stock in trade and finished goods। ये जब कैलकुलेशन करोगे, ओपनिंग में से क्लोजिंग घटाओगे तो जो बाकी का अमाउंट बचता है उसे चेंज इन इन्वेंट्रीज कहते हैं। वो चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव दोनों ही आ सकता है, जरूरी नहीं कि ये अमाउंट हमेशा प्लस में होगा, माइनस में भी आ सकता है, ऐसा कोई रोल नहीं रहता है, वो आपके सवाल में क्लियरली दे रखा होगा। तो आपको हमने 2 कैलकुलेशन समझाई है, फर्स्ट इज मटेरियल कंज्यूम एंड सेकेंड इज चेंज इन इन्वेंट्रीज। How to calculate the material consumed? The normal formula is opening stock of raw material plus purchase of raw material minus closing stock of raw material. This calculation for the material consumed, and this is for the change in inventories. How to calculate the change in inventories? Then our change in inventory is opening stock of work in process, stock in trade and finished goods. Last from here closing stock of work in process, stock in trade and finished goods. Next इसके बाद में आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। देखिए सबसे पहले लिखा आपने मटेरियल कंज्यूम, ये मैं जो पार्ट बता रहा हूँ एक्सपेंसेस के अलग अलग भाग है हमारे पास में, अलग अलग जो हमने आपको पता होगा बैलेंस शीट समझाया तब हमने हेड एंड सब हेड बताए थे, तो उसी तरह से हमारे यहाँ पे भी हेड एंड सब हेड थोड़े से होते हैं कि आपके सबसे पहले हमने मटेरियल कंज्यूम लिख दिया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लिख दिया, चेंज इन इन्वेंट्रीज हो गई, उसके बाद हमारा बात आती है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। देखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि ऐसा खर्चा जो एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है, जैसे सैलरी, वेजेज, बोनस, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, इस तरह का जो आप पैसा उनको दे रहे हो, जो एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है, उसे कहते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है कि यदि किसी प्रकार का आपने लोन लिया है, शेयर इशू किए हैं, उसमें कोई खर्च हो रहा है तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट। जैसे आपका डिविडेंड, इंटरेस्ट, और उसके अलावा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इस प्रकार के जो खर्चे हैं वो हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल कॉस्ट के अंदर लिखे जाते हैं। इसके अलावा फिर आता है आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। देखिए
फाइनेंशियल कॉस्ट के बाद आएगा आपके पास डेप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है वो आप जो जानते हो कि जितनी भी टेंजेबल एसेट्स होती है, फिक्स एसेट्स जिसको कहते हैं, उन्हें आप रेगुलर यूज करते हो, डे बाय डे उनका कंटिन्यू यूज होता है, तो उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है, और जो वैल्यू डाउन हो रही है उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब एक टेंजेबल एसेट का वैल्यू डाउन होना डेप्रिसिएशन होगा, सेम इनटेंजेबल एसेट, यदि कोई अदृश्य संपत्ति का आप रेगुलर यूज करने से उसकी वैल्यू डाउन हो रही है तो उसे अमॉर्टाइजेशन बोलते हैं। तो हमारे पास दो वर्ड और आएंगे, डेप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन। नेक्स्ट आप लिखोगे अदर एक्सपेंसेज। इसके अलावा जो बचेंगे उनको लिखना है अदर एक्सपेंसेज के अंदर। ये आप टोटल एक्सपेंसेस करोगे, इन सबको जोड़ने से हमारे पास में आएगा टोटल एक्सपेंसेस। आपको टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस घटाने हैं, तो हमारे पास में आएगा प्रॉफिट। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ से आपको लेस करना है टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कैलकुलेशन होती है आपके पास में एक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर। तो छोटा सा फॉर्मेट है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। द फर्स्ट आइटम इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकेंड इज अदर इनकम। दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास में आएगा टोटल इनकम। यहाँ से आपको लेस करना है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस की कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मटेरियल कंज्यूम। अब आप मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालोगे, तो उसके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन होती है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये कैलकुलेशन करोगे तब हमारे पास में आएगा मटेरियल कंज्यूम। नेक्स्ट आता है आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट आएगा आपके पास में चेंज इन इन्वेंट्रीज। अब आप चेंज इन इन्वेंट्रीज कैसे निकालोगे, तो हमारे पास इसके लिए भी एक छोटी सी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन के अंदर हमारे पास में आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, स्टॉक इन ट्रेड एंड फिनिश गुड्स। जहां से आप लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, स्टॉक इन ट्रेड एंड नेक्स्ट आता है आपका फिनिश गुड्स। जब आप ओपनिंग में से क्लोजिंग घटाओगे, हमेशा ध्यान रखिएगा ओपनिंग में से क्लोजिंग घटाना है, चाहे वो प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, उसका कोई रोल नहीं रहता है। ये प्लस एंड माइनस दोनों में आ सकता है आपको, लेकिन कैलकुलेशन हमेशा ओपनिंग में से क्लोजिंग ही घटती है। नेक्स्ट इससे आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा जो एम्प्लॉय से रिलेटेड था, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कॉस्ट, जो फाइनेंस से रिलेटेड होता है, चाहे वो शेयर से रिलेटेड हो, डिवेंचर से रिलेटेड हो, आपने कैपिटल इशू किया है या फिर कहीं से लोन लिया है, उनसे रिलेटेड कोई सा भी एक्सपेंसेस है तो आपको उसमें फाइनेंशियली कॉस्ट के अंदर लेना होता है। नेक्स्ट आएगा आपका डेप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन। यदि टेंजेबल एसेट्स का वैल्यू डाउन हो रहा है दैट मीन इट इज द डेप्रिसिएशन, बट इनटेंजेबल एसेट्स यदि डाउन हो रही है तो उसे अमॉर्टाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा आपके पास में अदर एक्सपेंसेस। आप एक्सपेंसेस साइड को पूरा टोटल करोगे और टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस घटाओगे, तब हमारे पास में बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां से आपको टैक्स लेस करना है तो आपके पास में आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये था आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट। अब हम समझेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा कि क्या आपको ये फॉर्मेट समझ में आया या नहीं, यस या नो में आप मुझे आंसर दोगे। जब तक मैं आपका बोर्ड साफ करता हूं तब तक मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा करने के साथ साथ मैं आपका बोर्ड साफ करूंगा और आपको इसका आंसर देना है। यदि आपको समझ में आया है तो यस, नहीं आया तो नो, नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, प्लीज गिव मी। बहुत बढ़िया, आपका आंसर आ रहा है, यस लिख रहे हो आप लोग। नेक्स्ट हम इसके बाद कंपैरेटिव स्टेटमेंट समझेंगे, जहां आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 4 को लेकर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास यदि बुक है आरबीएससी हिंदी मीडियम की बुक है, हम जो चैप्टर नंबर 10 को समझ रहे हैं और उसका न्यूमेरिकल 3rd ट्राई करेंगे। सॉरी 3rd तो हो गया था, न्यूमेरिकल 4 जिसके अंदर आपको इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने आंसर लिखा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न संख्या 4। देखिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 4 लिखा आपको प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस दे रखी है, उसके बेस पे आपको एक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है। हम बोर्ड पे बना रहे हैं, बड़ी ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लिखोगे कंपैरेटिव
स्टेटमेंट ऑफ P&L। बस फॉर्मेट वही था जो आपने बैलेंस शीट के टाइम में बनाया था, यहाँ पर भी वही तैयार करना है आपको। आपको याद होगा हमने 4 कॉलम लिए थे, पर्टिकुलर्स 2015-16, एब्सोल्यूट चेंज एंड एब्सोल्यूट परसेंटेज। देखिए आपको यहाँ पे 2015 एंड 16 की वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ पे 15 एंड 16 लिखेंगे। अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट देखा था, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट देखा आपने, फर्स्ट पॉइंट था आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर आपके पास अमाउंट दे रखा है 50 लाख 60 लाख, आपने लिखा 50 लाख एंड 60 लाख। अब आप देखोगे 50 लाख 60 लाख आपका वैल्यू बढ़ रहा है, कितना बड़ा, जो आपने बैलेंस शीट में काम किया वैसा का वैसा यहाँ पर भी करना है। आप देखोगे इसका इससे कंपेयर करना है, आपके पास एब्सोल्यूट चेंज आएगा 10 लाख और ये हो गया 20%। अब 20% कैसे हुआ, तो सेम प्रोसेस 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100। How to calculate the percentage of absolute change? It is the common formula of the percentage of absolute change is absolute change divided by amount of base year into 100। यही फार्मूला था जो पहले आपने देखा था, उसी फार्मूले के बेस पे मैंने इसका परसेंटेज निकाल दिया है। आपको समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो आप मैसेज कीजिए, हम आपको वापस बता देंगे। नेक्स्ट था आपका अदर इनकम, आप सेकेंड पॉइंट लिखोगे अदर इनकम। देखिए अदर इनकम हमारे पास पे दे रखी है 4 लाख 5 लाख, आपने लिखा 4 लाख 5 लाख, 1 लाख आपका एब्सोल्यूट चेंज आ गया। सेम प्रोसेस 1 लाख बटे 4 लाख इंटू 100, तो आपके पास 25% आएगा। देख लीजिएगा आप एक बार, इसको निकालने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट, अब इन दोनों को जोड़ने से हमारे पास में आता है टोटल रेवेन्यू। अभी हमने फॉर्मूला फॉर्मेट समझा था ना, टोटल रेवेन्यू 5 लाख और ये हो गया 54 लाख, 65 लाख, वहीं 11 लाख। बस सेम सिस्टम है, आप यहां से इसको घटाओगे, इसको इसमें से घटाओगे तो भी 11 लाख आएगा, जोड़ने से भी 11 लाख आएगा। अब आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, 11 लाख डिवाइड बाय 54 लाख इंटू 100, तो आपका अमाउंट आता है, परसेंटेज आता है 20.37%। देखिएगा कभी ध्यान रखना, परसेंटेज जोड़ के नहीं लिखना है आपको इस मेथड में। इस मेथड में कोई ऐसा चांस नहीं है जहां आप परसेंटेज जोड़ के लिख दो, इस बात का ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि आप इसको जोड़ के 45% लिख दो, इस चीज का ध्यान रखना, ऐसी पागलपंती करना मत। परसेंटेज तो निकालना ही पड़ेगा, जैसे आपने आगे निकाला वैसा का वैसा नीचे भी निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आप यहां से लेस करोगे एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज के अंदर आएगा आपके पास में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपको दे रखा है 25 लाख एंड 35 लाख। 25 लाख 35 लाख, आपका चेंजेस कितना आएगा, तो 10 लाख आपका चेंज आ रहा है, 10 लाख आपका चेंज आ गया है। अब 10 लाख चेंज आ गया तो उसका कैलकुलेशन करोगे, 10 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इंटू 100, 40%, आपका 40% इसका कैलकुलेशन आ गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको, यस या नो, बोलो तो सही रहे। नेक्स्ट अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेज। अदर एक्सपेंसेज है आपके पास में 3 लाख 7 लाख, 3 लाख 7 लाख, तो 4 लाख आपका अदर एक्सपेंसेज आ गया जो एब्सोल्यूट चेंज है। अब 4 लाख डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, 133.33। जो भी परसेंटेज आ रहा है लिखना है, जहां यूं दिमाग नहीं लगाना कि इतना बड़ा कैसे आ गया, आएगा नहीं आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा, जो आ रहा है वो लिख दीजिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, बस मस्ती से काम करो आप तो। और देखिएगा और कोई एक्सपेंसेस नहीं है तो आप यहाँ लिखोगे टोटल एक्सपेंसेस।
अब आपको टोटल एक्सपेंसेस निकालना है, फिर प्रॉफिट निकलेगा। हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ गया 25 एंड 3 28 लाख, 35 एंड 7 कितना होता है 42 लाख। अब आप इसमें से इसको घटाइएगा, 42 माइनस 28 14 लाख आएगा, 14 लाख रुपए। आप इधर से देखोगे और इधर से देखोगे सेम आना चाहिए, 14 लाख रुपए। अब आप इसका परसेंटेज निकालोगे, 14 लाख डिवाइड बाय 28 लाख इंटू 100, तो 50% आपके पास आ गया। ये समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूं। नेक्स्ट, अब आपके पास में आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेज। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेज। अवर टोटल रेवेन्यू इज 54 लाख, टोटल रेवेन्यू इज 54 लाख माइनस 28 लाख, तो आपके पास बचा 26 लाख, 26 लाख। सेम ऐसा कैसा 65 माइनस 42 23 लाख, ठीक है। 54 माइनस 28 26 लाख, 65 माइनस 42 23 लाख। अब आपका एब्सोल्यूट चेंज आएगा 3 लाख माइनस में, माइनस आ रहा है तो माइनस में लिखिए, कोई इशू नहीं है। 3 बाय 26 इंटू 100 11.54, माइनस आ रहा है तो माइनस में लिखेगा। ये समझ में आ रहा है मैं कैसे किया इसको। 26 लाख 23 लाख, 23 में से 26 गया, 3 लाख का माइनस का, 3 लाख डिवाइड लगाया 26 लाख का इंटू 100, तो आपका अमाउंट आ गया 11,54,000, सॉरी 11.54, ये आपका परसेंटेज आ गया। नेक्स्ट, अब आप यहां से लेस करोगे टैक्स, टैक्स एट द रेट 30%। इसका 30% निकलता है, हमेशा ध्यान रखिएगा टैक्स बिफोर टैक्स का निकलता है। तो 26 लाख इंटू 30 बाय 100 आपके पास में आ गया 7,80,000, और 23 लाख इंटू 30% 6,90,000। अब आपका एब्सोल्यूट चेंज निकलेगा माइनस 7,80,000, 90,000 माइनस में आ रहा है। अब वही सिस्टम 90,000 डिवाइड बाय 7,80,000 इंटू 100 11.54%। अब आपका टैक्स आफ्टर टैक्स आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप इसमें से इसको घटा के लिख दीजिएगा, 26 लाख माइनस 7,80,000, पीछे बचा आपका 18,20,000, 23 लाख माइनस 6,90,000, तो 16,10,000। अब आपको इसमें से इसको घटा के दिखाना है, माइनस 18,20,000, आपके पास में आ गया 2,10,000, ये भी माइनस का रहेगा। आपके पास 18,20,000, 16,10,000, आपका एब्सोल्यूट चेंज आ गया 2,10,000, और आपका परसेंटेज हो गया 11,54। बार इसका स्क्रीनशॉट लो, जिसको नोटबुक में आपको लिखना होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। प्रश्न को समझते हैं, यदि करवाने लायक होगा तो हम कराएंगे, नहीं तो फिर आपको करना होगा। आपके पास पूरा एक फॉर्मेट लिखा हुआ है, पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, जिसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, और उन मिसिंग चीज़ों को आपको कैलकुलेट करनी है। बस ये काम है आपका। सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसके अंदर 30 लाख, 40 लाख, 10 लाख लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट परसेंटेज नहीं दे रखा, आपको निकालना है। और निकालने का फॉर्मेट आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला यूज करके आप इसको कैलकुलेट करोगे।
सेकेंड चीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर आप देखोगे तो 16,16,000 2016 में है, 17 का वैल्यू नहीं दे रखा है, 18 और एब्सोल्यूट चेंज 6 लाख दिया हुआ है। तो कॉमन सी बात है, एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए आप काम क्या करते हो, एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हो? एब्सोल्यूट चेंज के लिए आपको काम करना पड़ता था कि आप एब्सोल्यूट चेंज 2017 में से 16 घटाते थे। तो अब आप एक सिंपल सी बात है, ऐसा उल्टा कर लीजिएगा कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है। डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस देखोगे तो 8 लाख है ना, तो आपके पास 2016 का वैल्यू है, 17 का वैल्यू है, नहीं एब्सोल्यूट चेंज है, बट आपके पास परसेंटेज दिया हुआ है। जब आप 8 लाख का 25% निकालोगे तो आपके पास एब्सोल्यूट चेंज आएगा। आप देखिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, 8 लाख का 25% निकाला 2 लाख, जो आपका एब्सोल्यूट चेंज होगा, एब्सोल्यूट चेंज में जोड़ दीजिएगा 8 लाख को, तो आपके पास 17 का वैल्यू बनेगा, वो होगा आपके पास 10 लाख। ऐसा कैसा अदर एक्सपेंसेस का करना है, अदर एक्सपेंसेस में भी यही काम करोगे, 2 लाख प्लस 1 लाख करोगे 3 लाख हो जाएगा। उसके अलावा बिफोर टैक्स है, तो बिफोर टैक्स में भी सेम प्रोसेस करना है, 4 लाख प्लस 1 लाख करोगे तो 5 लाख आपका वैल्यू बन जाएगा। नेक्स्ट आगे तो दे रखा ही है। तो ये क्वेश्चंस आपको सेल्फ करना होगा, आपके लिए प्रैक्टिस है, होमवर्क रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट आता है कॉमन साइज। कॉमन साइज जिसको हम बोलते हैं समानाकार। देखिए समानाकार में काम कैसे करना है, उसके लिए आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो सेम रहेगा, बस कैलकुलेशंस थोड़ी सी अलग है। कैलकुलेशन कैसे करनी है आप बोर्ड पे समझने की कोशिश करना, मैं इस सवाल को समझा रहा हूँ, इस सवाल को मैं समझा रहा हूँ, ट्राई कीजिएगा, हो जाता है द बेस्ट, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा। बाकी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मैं इस पूरे प्रश्नों को बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ इसकी कैलकुलेशन समझा देता हूँ, क्योंकि आपका सवाल एज इट इज़ आपको यूँ का यूँ उतारना होता है सवाल में। तो अभी तक हमने कॉमन साइज से पहले कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट समझा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि 100% सवाल आते हैं इस चैप्टर में से। 8 नंबर का चैप्टर है आपकी इस बार एग्जाम के पर्पज से, 8 नंबर तक के प्रश्न इसमें से आएंगे, और आपका रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है जो रेशियो एनालिसिस है वो 15 नंबर का है, सॉरी 12 नंबर का। मैं इस कॉमन साइज को समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। कॉमन साइज बनाते कैसे हैं, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, उसका फॉर्मेट कैसे होगा। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं है, जैसा कि आपको सवाल में दे रखा है उसी प्रकार से आपको काम करना है। कॉमन साइज का मतलब होता है कि आप सारी बैलेंस शीट को किसी एक आइटम के बेस पे कैलकुलेट करते हो, और वो आइटम होती है टोटल। टोटल के बेस पे हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर आपका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, 4 कॉलम इसमें भी रहेंगे, 2016 सॉरी अमाउंट एक बार देख लेता हूँ, 17 और 17 लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये, हाँ दोनों 17-17 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ पे हमको दोनों अलग अलग कंपनियों का कॉमन साइज निकालना है, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, तो हम यहाँ पे ईयर ना लिख के एक्स लिमिटेड लिखेंगे, वाई लिमिटेड लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग कंपनियां हैं, दोनों का निकालना है। तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, अब इसके यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एक्स लिमिटेड एंड परसेंटेज ऑफ वाई लिमिटेड, यहाँ एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकलता है, इस बात का ध्यान रखना, यहाँ एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकालना है आपको, दोनों ही अलग अलग कंपनियां, दोनों अलग अलग ईयर के लिए परसेंटेज निकालना है, और जो परसेंटेज निकलेगा वो निकलता है टोटल के बेस पे। जैसे सबसे पहले लिखा, मैं बोर्ड पे ये सवाल पूरा नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ अमाउंट आपको समझा रहा हूँ। आपको सबसे पहले लिखा शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। आप देखोगे इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर 5 लाख 8 लाख दे रखा है, 5 लाख 8 लाख। दूसरा है आपके पास में 4 लाख 2 लाख, उसके बाद आपके पास में है 2 लाख 3 लाख। मीन्स आपकी जैसा सवाल है ना एज इट इज उतारना है, आपको कहीं कोई चेंज नहीं करना, जैसे अमाउंट दे रखा है उसी तरह से पूरा का पूरा यूं का यूं लिखना है। फिर आपके वही 3 लाख 4 लाख आएगा, उसके बाद 2.5 लाख 2 लाख 2,50,000 2 लाख,
1,00,000, 1,50,000, 2,50,000, 2,50,000। ये जैसे आपकी लायबिलिटी साइड हो गई। मैं एक एक साइड थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ। ये मान लीजिए आपकी लायबिलिटी साइड आ गई। अब आपके यहाँ पे टोटल भी दे रखा है 20 लाख और दूसरे का है 25 लाख। अब आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालोगे? तो हर आइटम का परसेंटेज इसके बेस पर निकालना, किसी भी आइटम का टोटल के बेस पे निकालना। जैसे आपको सबसे पहले 5 लाख बटे 20 लाख इंटू 100, 5 लाख बटे 20 लाख इंटू 100, सबसे पहले आएगा 25%। 4 लाख बटे 20 लाख, 4 लाख बटे 20 लाख इंटू 100, 20%। 2 लाख बटे 20 लाख, 10%। 3 लाख बटे 20 लाख, 15%। 2.5 लाख बटे 20 लाख, 12.5%। 1 लाख बटे 20 लाख, 5%। और 2.5 लाख, 12.5%। इस तरह से निकालना है। ये कैलकुलेशन कैसे की आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने इसकी कैलकुलेशन की है, इसको ऊपर रखना है, डिवाइड लगाना है टोटल का इंटू 100। सब में नीचे वालों में भी यही काम करना है, एज इट इज इसमें भी यही करना है। 8 लाख बटे 25 लाख इंटू 100, 2 लाख बटे 25 लाख इंटू 100, 3 लाख बटे 25 लाख इंटू 100, सब में यही करना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस या नो? जल्दी बताइए बेटा, टाइम बहुत कम है सिर्फ। हाँ ठीक है। अब एक बात याद रखना, कॉमन साइज में परसेंटेज का टोटल 100 आना चाहिए। कॉमन साइज में ये चीजें कंपलसरी होती है कि परसेंटेज का टोटल 100 आना चाहिए। आप यहाँ देखोगे 25 प्लस 45 प्लस 55, 55 और ये 60 और 70, 70 और ये हो गया आपके 95 100। ठीक है, ये 100 आ रहा है। तो ऐसा का ऐसा इसमें भी आना चाहिए, इसके नीचे वाले में भी आना चाहिए। इस सवाल को आप लोग ट्राई करोगे, नहीं आता है बाय द वे, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम नेक्स्ट समझाएंगे, लेकिन आज ही करके आपको मुझे सेंड करना, जैसा होता है वैसा करना है, बट करना जरूर है। आप नहीं करोगे तो मैं नहीं करवाऊंगा, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ये आपसे आशा भी रखता हूँ कि आप इसको समझने की कोशिश भी करोगे और ट्राई भी करोगे। बेटा करना आपको पड़ेगा, हम प्रयास कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।